लास्ट सेशन में हम लोगों ने पार्टनरशिप का बेसिक देखा था और ये देखा था जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर किसी बिजनेस एक्टिविटी को करते हैं, having object to earn the profit and distribute the same amount of profit or loss amongst themselves. That's it. This is called partnership. Is it clear? इसके बाद मैंने बताया था पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और फर्म का नाम क्या होता है। दो या दो से अधिक मिलकर किसी काम को करने के लिए जब एग्रीमेंट करते हैं तो इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर, हाँ या ना। तो एक फर्म ओपन करते हैं ज्वाइंटली, कलेक्टिवली, और उस फर्म का एक नाम दे देते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप मैंने कहा इट इज नॉट अ लीगल सेपरेट एंटिटी, क्योंकि इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और इस अनलिमिटेड लायबिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को इंट्रोड्यूस किया। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात हमें कंपनीज एक्ट ने बताई है कि 50 से ज्यादा आप पार्टनर्स नहीं रख सकते। ये मैंने लाइन अंडरलाइन करवाई थी। यस है और नो? ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, किसी का मर्डर, चोरी, डकैती का काम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, जो भी प्रॉफिट करेंगे वो आपस में बांटेंगे। बिजनेस कोई सारे पार्टनर करे या कोई एक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे बाउंडेड होंगे, बंधे हुए होंगे। राइट ऑफ पार्टनर्स मैंने बता दिया था, हर एक पार्टनर्स को मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का अधिकार है, हर एक पार्टनर्स को बिजनेस अफेयर्स की फाइनेंशियल पोजीशन जानने का अधिकार है, कंसल्टेंसी का अधिकार है, बुक्स ऑफ अकाउंट को जानने का अधिकार है, हाँ या ना। अगर वो लोन देता है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि किसी नए पार्टनर की एंट्री को रोक सके। एक पार्टनर का अधिकार है कि जब वो चाहे वो लीगल नोटिस दे करके अपने आप को फर्म से हटा सके, हाँ या ना। अगर कोई पार्टनर अपने बिहाफ पर फर्म के ऊपर कोई खर्च करता है तो वो फर्म से अपना पैसा वसूल कर सके, बताया था। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। इंपॉर्टेंस क्या है बता दिया था, डीड में केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। हम लोग यहाँ रुके हुए थे, कहाँ रुके हुए थे? लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ये लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या है? केवल अधिकार चाहिए, केवल अधिकार चाहिए, राइट्स चाहिए, लायबिलिटीज नहीं चाहिए। फ्रीडम इज नॉट फ्री। अगर आप राइट कुछ मांगते हैं तो उसके साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं। विदाउट ऑब्लिगेशन देयर इज ऑफ नो यूज ऑफ राइट्स। इज इट क्लियर? तो अगर आप अधिकार चाहते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां संभालें। पहला, अगर कोई पार्टनर सेम टाइप का, देखिए, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कंपटीशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल बी पेड टू द फर्म। सर ये क्या बात हुई? हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मान लो 3 मेरे पार्टनर हैं, एक पार्टनर अलग से भी कोचिंग चलाता है, तो वो वहां से जो कमाएगा हमको दे देगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। सोच लो, नई बात है ये? नई बात नहीं है, ये सोच लो। ये लाइबिलिटी है कि आप सेम बिजनेस, कैसे मैं भी कोचिंग पढ़ा रहा हूं सेम क्लास को, आप भी सेम क्लास को पढ़ा रहे हैं, अलग घर जा करके आप मेरे साथ बंधे हुए हैं। आप कोई दूसरा बिजनेस करते ना, चाय बेच लेते, चाय ले लो, चाय 20 रुपए की 10 रुपए की बेच लेते, हमें क्या प्रॉब्लम थी? रिक्शा चला लेते है कि नहीं? क्यों? या कोई होलसेलर का बिजनेस करते, कुछ भी करते, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरे ही कंपटीशन जिसमें हम लोग पार्टनर हैं। नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो कुछ भी कमाएंगे उसमें हमारा भी हिस्सा रहेगा, तो ये ना सोचना कि उसमें मेरा हिस्सा। अब क्लियर है? दिस इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। कितनी बड़ी बात है। दूसरा, अगर कोई पार्टनर अर्न करता है कोई भी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन। मान लो वही पार्टनर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाता है, कुछ दूसरा करता है, तो हम उसके प्रॉफिट में राइट नहीं है ना। लेकिन अगर वो बिजनेस की कार ले गया है या बिजनेस की प्रीमाइस में वो डील कर रहा है और ट्रांजैक्शन भी वहीं से अंजाम दे रहा है, तो भैया बिजनेस की प्रॉपर्टी को तुम अपने दूसरे बिजनेस में यूज कर रहे हो, ये गलत बात है। द प्रॉफिट ऑन शैल बी पेड टू द, हमारी बाप रे बाप, ये तो नई चीज है बिल्कुल। और ये विश्वास मानो, मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स को ये दोनों बातें नहीं मालूम होती। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये दोनों बातें नहीं मालूम होती।
राइट्स पढ़ा दिया जाता है, लायबिलिटी से मुंह फेर लिया जाता है। हम लोग की आदत है ना जिम्मेदारियों से मुंह फेरने की, तो क्लास में भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो इन जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोग मत फेरना। ये अगर किसी को हराना चाहते हो वाद विवाद में तो इससे हरा सकते हो। क्लियर हुआ? मैंने दो बताया। पहला कि अगर 2 या 3 पार्टनर हैं, कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, उसी में से कोई एक पार्टनर सेम टाइप का बिजनेस अपने यहाँ करना स्टार्ट कर दे, पर्सनली अर्न करे, तो उसकी अर्निंग में हम लोगों का भी हिस्सा होगा। ये उसकी लायबिलिटी होगी, उस अर्निंग से हम लोग के प्रॉफिट हम लोग को शेयर करें। बात समझ में आई? दूसरा मैंने बताया, वो चलो पार्टनर कोई दूसरा बिजनेस करता है, हमारे साथ दूसरा करता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में बैठ करके अर्न कर रहा है। हमारे बिजनेस जो पार्टनरशिप की फर्म है उसके रिसोर्सेज को यूज करके अर्न कर रहा है, तो भैया वो हिस्सा भी यहाँ पर तुम्हें शेयर, भले ही तुम अलग बिजनेस करते हो। अब समझ में आई बात? पक्का ना? हाँ हाँ, तो पूछो। लाइक मान लीजिए पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो अगर पार्टनर भी लाइक दोनों का गोरख अपना बिजनेस है, ठीक है, तो लाइक मान लीजिए होलसेल है खिलौने का, तो वो लोग दोनों लोग पार्टनर है एक बिजनेस है, तो बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर पार्टनर बी दिल्ली में, अब मैं बोलता हूँ, इसने कहा दे आर 2 पार्टनर्स, बोथ आर इन अ सिंगल सिटी। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, एंड दे आर बाउंडेड विद अ पार्टनरशिप डीड दैट व्हाटएवर द प्रॉफिट दे विल अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द टॉयज दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंगस्ट देमसेल्व्स। दैट्स इट, दैट इज ओके, दिस इज द नॉर्मल पार्टनरशिप। बट यस, देयर मस्ट बी अ क्लॉज इन द पार्टनरशिप डीड कि अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे शहर में जाकर के इंडिविजुअल कैपेसिटी में सेम टॉय का बिजनेस करता है, तो क्या वो प्रॉफिट भी यहां बांटेगा क्या? यही तो जानना चाहते हो, और है कि नहीं? यस, बांटना पड़ेगा। जब तक पार्टनरशिप डीड के क्लॉज में एरिया वाइज न लिखा हो कि इस एरिया के अंदर तुम इस तरह का कोई काम नहीं करोगे। जब मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूं तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। कितना बेवकूफ नहीं हूं? मतलब हूं। लोग कहते हैं ना मुझे पागल समझो क्या, मैं उतना भी पागल नहीं हूं। मतलब क्या है इसका, उतना भी पागल नहीं हूं, मतलब मानता है कि कुछ तो है। तो कहते हैं कि अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं तो मेरे पास इतना कॉमन सेंस तो है, मैं उस पार्टनर को बोलूंगा देख, तू अगर मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ रहा है या मैं तेरे साथ बिजनेस में जुड़ रहा हूं, तो हम दोनों की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह का कोई बिजनेस बगल में ना खोल दें। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर करेंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म का ही हिस्सा माना जाएगा। हाँ, अगर 50 किलोमीटर के दायरे में हम लोग नहीं कर सकते, ये हम बोल देते हैं उसको, या पर्टिकुलर ये रीजन है जहां पर हम दोनों एक साथ हैं, इसके बाहर हम लोग फ्री। ठीक है, कर सकते हो फिर। और बोलो दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये, मान लीजिए वो दूसरी सिटी में नहीं, सेम ही सिटी, लेकिन ट्रेडर स्वीट शॉप खोल दी। कर सकते हैं। अगर एक ही सिटी में एक पार्टनर 4 अलग बिजनेस 4 अलग लोगों के साथ करता है तो चारों पार्टनरशिप डीड वैलिड है। ठीक है, वो बात नहीं, मैंने लाइक उसका स्वीट शॉप भी है उसी सेम सिटी, पार्टनर है सेम सिटी में, बस दूसरे ट्रेड। मान लीजिए वो बिजनेस की प्रेमाइस में, जैसे वो पार्टनर उस प्रेमाइस में बैठ करके अगर डीलिंग स्वीट शॉप से, बाबू देखिए, छोटी मोटी डीलिंग कोई ध्यान भी नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो मेरे यहाँ कोई पार्टनर साथ में है, अचानक उसके पास कोई दूसरा फोन है, हेलो अच्छा तुमको मिठाई चाहिए, हम लोग तो यहाँ जूते चप्पल बेचते हैं, चलो आओ यही जूते चप्पल की दुकान पर तुम्हें मिठाई अब कौन सी मिठाई खिलाएगा वो तो भगवान जाने, जूते खिलाएगा या चप्पल वाली तो। लेकिन हाँ, वहां डील हो गई। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? नॉर्मली इस तरह की सिचुएशंस होती है तो कोई ध्यान नहीं देता है, मेरा क्या मतलब, मेरा पार्टनर काम कर रहा है, घर की बात है, तो अवॉइड करता है। पहली चीज अब उतरा चवन्नी मेरे नाम कर देना, 1.5 करोड़ कमाए हो ना, 1 रुपए हमारे नाम कर देना क्योंकि 1 रुपए की कॉल है। अब इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकता, और ना ही इस तरह की कोई छोटी बातें करता है। तो इतना माइन्यूट वे में जाकर के ना सोचो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। कितना थोड़ा ब्रॉड सोचो। अब जो तुमने कहा उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किस तरह के प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे हैं। अब जो तुम बोल रहे हो उसी तरह के क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखो ये एग्जाम्पल दिया भी हुआ है क्लैरिटी के लिए, तुमने पहले ही पूछ लिया। ठीक, कहता है अगर एक पार्टनर, मान लो हम लोग 3 पार्टनर हैं, हम लोग 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, हम लोगों ने एक प्रेमाइसिस ली, उसमें हम काम कर रहे हैं, अपना स्वीट शॉप का ही काम कर रहे हैं मान ले रहे हैं, और एक पार्टनर किसी जगह गया तो उसको 10 लाख रुपए का ऑर्डर मिला। कितने का? स्वीट्स का 10 लाख का ऑर्डर मिला। उसने ऑर्डर ले आया, लेकिन उसको बोल दिया देख मैं दे दूंगा स्वीट्स, इतने रेट पर दूंगा,
2% कमीशन हमको देना, बताना मत किसी को अपने ही बिजनेस में वो कमीशन खोरी कर रहा है। नहीं समझे? करने वाले करते ही हैं, छोटे दिमाग वाले होते हैं, करते ही हैं। ये उसी तरह के लोगों का सवाल है। तो वो पार्टनरशिप फर्म के अलावा एक तरह से उसने कमीशन खोरी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसी बिजनेस से रिलेटेड। अब समझ में आई बात? वो ये नहीं कर सकता ये तो मेरा बिजनेस ही अलग है। अब समझ में आई? तो कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन इज अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। अब समझ में आई मैं किस तरह की फर्म प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ? उसी फर्म में रह करके वो कोई दूसरा बिजनेस करता है, क्योंकि उसको तो क्लाइंट मिल रहे हैं, तो उसने कहा कि इन्हीं क्लाइंट से हम दूसरा बिजनेस कर लें। समझे मेरी बात? अरे भाई हाँ, तो उस तरह के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, उस तरह का प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म से दूर दूर तक मतलब नहीं रखता, तो नॉर्मली हम पार्टनर से अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसका काम है, हो जाने, उसका हमारे बिजनेस को क्या फर्क पड़ता है। ठीक। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, कुछ और प्रोविजंस है, ढंग से सुनेंगे, अभी इस पर क्वेश्चन आने वाला है। इफ ऑल द पार्टनर एग्री, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बोला था एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, एक पागल टाइप का मींस अनसाउंड माइंड का बंदा पार्टनर नहीं बन सकता, और एक पर्सन जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है वो पार्टनर नहीं बन सकता। यस नो? एक माइनर नहीं बन सकता, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं बन सकता, और तीसरा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होगा तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन माइनर में कहा गया कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएं, सारे के सारे पार्टनर्स अगर एग्री हो जाएं, तो एक माइनर को केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है। किसके लिए? लॉसेस के लिए नहीं। लॉस होगा तो वो कहेगा हम हाथ खड़े करते हैं, हमें तुम लॉस नहीं दे सकते। सोचो, माइनर के साथ ये फायदा है। तो माइनर के साथ केवल प्रॉफिट्स में शेयरिंग की जा सकती है अगर सारे पार्टनर्स एग्री हों तो। दैट्स इट, इतनी याद रखनी है बात। अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, एक पर्सन एडमिट हो सकता है, कोई नॉर्मल बंदा एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में तब तक जब तक कि सारे के सारे पार्टनर हाँ ना बोल दें, या अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि बहुमत से कोई पार्टनर आ सकता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि बहुमत से, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इफ दे कंसेंट, इफ दे give their consent regarding the admission of a new partner, yes, the new partner will can come. But in the case of the absence of any partnership deed or such type of clause, no any new partner can admit if until or unless all the partners are agree. जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक नया पार्टनर आ नहीं सकता। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि जब तक आधे पार्टनर एग्री ना हो जाए, बहुमत 2/3 एग्री ना हो जाए, तब तक नया पार्टनर नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर वैसा डीड में कुछ नहीं लिखा है तो तब तक नहीं आ सकता जब तक सारे पार्टनर्स आना बोल दें। इसी तरह कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है सारे पार्टनर्स की सहमति से, या वैसा जैसा कि डीड में लिखा हो। तो आपका आना, आपका जाना, जैसा डीड में हो या सारे पार्टनर्स बोले। अच्छा, कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। पहली चीज तो ये फीचर्स है, ये स्पेशल प्रोविजन है। ये नहीं कि फर्म का रजिस्ट्रेशन होना ही होना है ना। इफ यू डोंट वांट टू गेट द रजिस्ट्रेशन, इट इज अप टू यू। पूछो क्यों? क्योंकि लीगल सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। पता है, कराओगे तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, सोल रिस्पॉन्सिबल रहोगे इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। अगर पार्टनरशिप फर्म को कुछ लॉस हुआ तो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। सोचो, तो जब उतनी जिम्मेदारी उस समय है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ। तुम्हारे रजिस्ट्रेशन कराने ना कराने से तुम्हारी जिम्मेदारियां कम। अब बात समझ में आई? तो इसीलिए इसको ऑप्शनल रखा गया है। Unless otherwise agreed by the partners, all the partners of the deed, a firm is dissolved on the death of the partner. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप फर्म वहीं खत्म हो जाएगी, तब तक जब तक कि सारे के सारे जो जिंदा पार्टनर हैं वो हाँ ना करने की आगे चलाएंगे। अगर वो सारे बचे हुए पार्टनर कहते हैं हम पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे, देन यस दे कैन कंटिन्यू। लेकिन अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो मान लिया जाएगा फर्म यहीं पर बंद। ठीक है, मैंने ये बता दिया, बातों बातों में बता दिया, इसकी जरूरत नहीं। क्वेश्चन किया जाए, बोलो भाई।
कहता है अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन फर्म विदाउट अ डीड। जवाब तुम लोग दोगे, बिना डीड के है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, दिमाग में सेट है। पहला पॉइंट बोलता है कि अम्बरीश जो है उसने कैपिटल जितनी लगानी थी उससे ज्यादा कैपिटल लगा ली। अब वो कहता है कि हमको इंटरेस्ट दे दो कैपिटल पर, लेकिन ललित और चारू कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं देंगे। क्या करेंगे? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स नहीं बोल रहे इसलिए नहीं देंगे, या पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए नहीं देंगे? जी, पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा था पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा रहता है कितना देंगे, और अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई लोन देता है पार्टनर को तो 6% का इंटरेस्ट ले सकता है, यही मैंने बताया था बस। तो देखो, अगर इंटरेस्ट, अगर आपने कैपिटल जितने लगानी थी कैपिटल उससे ज्यादा लगा ली तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। नॉर्मल तो ही नहीं मिलेगा, नॉर्मल भी नहीं मिलेगा, तूने ज्यादा लगा दी तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, और तुझे नहीं किसी को नहीं मिलेगा, किसी की बात ही छोड़ दो। नहीं समझे? एक ने लगाई 5 लाख, एक ने लगाई 3 लाख, एक ने लगाई 2 लाख, इसको लगानी थी 4 लाख, इसको लगानी थी 3 लाख, इसको लगानी थी 2 लाख, इसने ज्यादा कितनी लगा दी? 1 लाख। अरे ना तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना इस पर मिलेगा। अगर डीड नहीं है तो किसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई ना। दूसरा, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस। ललित कहता है ना हम पूरा का पूरा समय देते हैं, घर बार छोड़कर हम पूरा का पूरा टाइम बिजनेस में लगाते हैं। मुझे 5,000 पर मंथ की सैलरी दो, लेकिन बाकी पार्टनर कहते हैं हम नहीं देंगे। तो सही क्या है? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डीड नहीं है। ये नहीं कि तुम दोनों बोल रहे हो इसलिए नहीं देंगे, बल्कि इसलिए कि डीड नहीं है तभी नहीं देंगे। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, न सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई अधिकार नहीं है आपको। समझ में आई बात? चारू कहता है कि हमने लोन दिया है 50,000 गिवन बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, हमको इस पर इंटरेस्ट दो। मिलेगा इंटरेस्ट कितना? 6%। 6% से अधिक नहीं हो सकता, बताया था। आप चिल्लाते रहिए, 18 की बात हुई थी, 20 की बात हुई थी, कितनी भी बात हुई थी, लेकिन डीड नहीं है तो बेटा किसी भी कीमत पर 6% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए, अम्बरीश ने 10,000 रुपए ड्रॉइंग की, ललित और चारू कहता है हमें इंटरेस्ट दो, फर्म को इंटरेस्ट चाहिए 10% के हिसाब से। नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन, कुछ नहीं मिलना, क्योंकि डीड नहीं है इसीलिए। तो अगर किसी ने ड्राइंग की है तो उस पर उसे हम इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि डीड नहीं है। Profit before taking into account any of the above claim was 50,000 at the end of the first year. Ambrish demand share of profit in the capital ratio. Profit जो कमाया गया है 50,000 कमाया गया है। कितना कमाया गया है? इन सबका एडजस्टमेंट किए बिना। तो बात सही, ये नहीं करना था एडजस्टमेंट, किसी का भी नहीं करना था। नहीं समझे? न इंटरेस्ट देना था, न लोन पर इंटरेस्ट 6% देना था। अम्बरीश ने 10,000 विड्रॉ किया। तो अब बताओ, ये 50,000 रुपए फर्म ने प्रॉफिट कमाया, तो इस 50,000 को किस रेशियो में बांटे? अम्बरीश कहता है कैपिटल रेशियो में बांटो। कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर बटेगा, भले कोई पार्टनर चिल्लाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो 12% था इसको 6% कर दिया, तो 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। ये तो ये लेगा ही लेगा, चारू लेगी ही लेगी 3,000। तो प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 50,000 माइनस 3,000, यानी आपस में बांटने के लिए कितना है अब? 47,000। कितने लोग बांट लेंगे? अम्बरीश, चारू और ललित, तीनों लोग बराबर बराबर बांटे। हो गया काम। लास्ट, ललित कहता है हम अपने बेटे इंदर को पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो वो कहता है तो क्या उसके कहने से आ जाएगा क्या? जब तक कि
जब तक कि सारे पार्टनर्स हाँ ना करें। अगर डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स का हाँ करना जरूरी है, यही तो बताया थोड़ी देर पहले। तो चारू कहता है हम नहीं बनने देंगे, जबकि ललित और अम्बरीश कहते हैं ठीक है आ जाओ। चारू ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो बताओ बन जाएगा वो? नहीं बन पाएगा। तब तक नहीं बनेगा जब तक कि सारे पार्टनर, क्योंकि डीड नहीं हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? चल सकते हैं आगे। अब एक नई चीज सीखने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग बुक्स में कई अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। पहले एक नॉर्मल चीज हम समझा देते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी देखा है? हल्का फुल्का कभी देखा ही होगा, पीएल अकाउंट, ठीक देखा है। हम मान लेते हैं इतना आता है थोड़ा, जबकि इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, आएगा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, पहुंचेंगे। हम केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं तुम लोगों की। ये पीएल अकाउंट है। ये पीएल अकाउंट कब बनता है? साल के अंत में बनता है। कब बनता है? कब बनता है? ईयर एंड में, जब हम बुक्स क्लोज करते हैं। हम यहां लिखते हैं सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया, टूर्स एंड ट्रेवल्स का खर्चा किया, बैड डेट्स का खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट का खर्चा किया, होता है ना? ऑफिस एक्सपेंसेस किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया। जितने खर्चे होते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बोलो ना, ये इस तरह से बनता है। और जो भी प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, वो हम यहां लिख देते हैं। मान लो हमने 5 लाख में माल बेचा था और 4 लाख में खरीदा था, तो हमने मोटा मोटी कितना प्रॉफिट कमाया? 4 लाख का सामान लेकर 5 लाख में बेचा, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हमने 1 लाख कमाया। लेकिन क्या माल खरीदने और बेचने से प्रॉफिट हो जाता है? खर्चे नहीं होते हैं क्या माल खरीदने और? अरे भाई, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, सैलरी देनी पड़ती है, बोनस कमीशन देना पड़ता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, चाय पानी भी पीना पड़ता है। नहीं, मान लेते हैं ये सारे खर्चे निकालने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचा, इसको हम लोग नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं? अगर इस फर्म में कोई पार्टनर नहीं होता, केवल मिस्टर ए होता, तो ये प्रॉफिट किसका था? मिस्टर ए का। अब वो इसमें से सैलरी ले जाए, बोनस ले जाए, कमीशन ले जाए, सारा अपने घर ले जाए, क्या दिक्कत है? सारा उसी का ही है, उसी इकलौते वाले का है। लेकिन अगर इसमें 2 पार्टनर, कितने? तो ये 20,000 कितने लोगों का है? क्योंकि अब एक नहीं है, यहां 2 पार्टनर हो गए, तो 20,000 हम केवल ए को नहीं दे सकते। ये किसका किसका है? ए और बी, हाँ या ना? अब ए और बी इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। मजबूरी है बांटना, आज नहीं बांटेंगे तो कल आपस में ढिशुम ढिशुम होगा। उससे अच्छा है कि इस प्रॉफिट को आपस में, हिसाब तो क्लियर रहना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? हिसाब क्लियर कैसे रहेगा? जब हम बुक्स अच्छे तरीके से बनाएंगे तभी दोनों का हिसाब क्लियर रहेगा। इस 20,000 को बांटने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा? अकेला था तो कोई दिक्कत नहीं थी। इट वॉज ऑफ नो यूज टू प्रिपेयर द पीएल एप्रोप्रिएशन बिकॉज 100% ऑफ द प्रॉफिट वॉज बिलोंगिंग टू मिस्टर ए. No any other one was interested to share the amount of profit. But now there are more than one partner, means there are more than two or more persons.
Now they are entitled to take their share out from this 20,000 profit which the firm has earned. ये 20,000 के प्रॉफिट पर सारे लोग अपना अपना हिस्सा जताएंगे। तो जरा देखो, हमने यहां लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, यहां पर आया। अब इस प्रॉफिट को हम बांटने जा रहे हैं। 20,000 को हम क्या क्या किसको बांटेंगे? मान लो ए को कहा गया तू सैलरी ले जाना, 2,000 रुपए सालाना उठा लेना सैलरी, तो ले जाएगा कि नहीं? उसी 20 में से तो ले जाएगा। अब बाकियों के लिए कितना बचा? 18 बचा। 20 में से 2 निकल गया ए को, 20 में से 2 निकल गया ए को, क्योंकि डीड बोलता है, पार्टनरशिप डीड बोला है ए को सैलरी देनी पड़ेगी तो देना पड़ेगा। अब 18 बचा तो बोनस दिया जाता है जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा सेल करता है। मान लो कहा गया जो ज्यादा सेल करेगा उसको हम बोनस देंगे, बी को बोनस मिला 3,000 रुपए, तो डीड के हिसाब से बी को बोनस दे दिया, 5,000 हो गया, टोटल बट गया 5,000। अब कितना बांटना बाकी है? 15,000 बांटना है। $4,000 कमीशन दे दिया ए को। अब कितना बांटना है? 11,000। चलो 5,000 कर देते हैं, 10,000 बांटना है। और ए और बी में जो प्रॉफिट बंटना था वो 3 और 2 के रेशियो में बंटना था। कितने रेशियो में? 3 और इस रेशियो में। तो वो प्रॉफिट बचा कितना है टोटल? 10,000। 10,000 को 3 और 2 के रेशियो में बांट दे, यानी 6,000 इसको मिलेगा, 4,000 इसको मिलेगा। बात समझ में आई? बढ़ गया, यानी ए को टोटल मिला कितना? 2,000, 7,000, 13,000। टोटल ए को कितना मिला? 13,000। और बी को कितना मिला? 3,000 और 4,000, 7,000। अब समझ में आई बात? इस तरह से बांटते हैं। और किस में बांटते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। इट इज ऑफ मींस वी कांट डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पार्टनर्स अंडर पीएल अकाउंट. We have to prepare a separate account that is known as PL appropriation, ताकि हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर सके पार्टनर्स। इज इट क्लियर? तो हमने जो भी पार्टनर्स को बांटना रहता है वो किस में बांटते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। सर हाँ, आपने ना सैलरी यहाँ भी लिखी है, सैलरी यहाँ भी लिखी है, दोनों में फर्क क्या है? सर हाँ, आपने यहाँ भी बोनस लिखा है, आपने यहाँ भी बोनस लिखा है, फर्क क्या है? यहाँ पर भी कमीशन लिखा है, यहाँ भी कमीशन। अब बताओ क्या फर्क? ये जिनको दिया गया है दे आर नॉट द पार्टनर्स, दे आर द एम्प्लॉइज। ये पार्टनर नहीं है, कोई भी है, बाहरी हो कोई भी हो, एम्प्लॉय हो सकता है, बाहरी बंदा हो सकता है जो हमसे कमीशन लेता है, बट दे आर नॉट द पार्टनर्स। पार्टनर को कुछ भी दोगे तो कहां दोगे? अब क्लियर हुआ? मैंने तो यही बोला कि जो भी बांटोगे पार्टनर को वो पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू बांटोगे। सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय की सैलरी पीएल अकाउंट में और पार्टनर की सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन में। बोनस दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को या नॉन एम्प्लॉय को, किसी को भी बोनस दे रहे हैं, चलो एम्प्लॉय को ही बोनस दे रहे हैं, तो इफ एम्प्लॉय इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस इट विल बी पार्ट ऑफ द पीएल अकाउंट, बट इफ एनी पार्टनर इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस दैट विल बी द पार्ट ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? जब भी कोई पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखेगा अमाउंट तो इट मींस हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो पार्टनर्स को बांटा जा रहा है, और जब वो पीएल में होगा तो इसका मतलब पार्टनर्स को बांटा, किसी और को बांटा। दोनों में फर्क समझ में आएगा? क्या पार्टनर को हम पहले सैलरी देंगे या एम्प्लॉय को सैलरी देंगे? अब मेरे सामने 2 लोग खड़े हैं, पार्टनर कहता है, पार्टनर भी लग गया लाइन में और एक एम्प्लॉय भी लग गया लाइन में। पार्टनर कहता है हमको 2,000 की सैलरी दो क्योंकि हम भी अधिकार रखते हैं, क्योंकि डीड बोलता है कानूनी तौर पे। और एम्प्लॉय भी लाइन में खड़ा है, वो भी कहता है हमको सैलरी दो। तो पहले किसको देंगे? पहले किसको देंगे? किसको? एम्प्लॉइज को। हाँ देखो ना, तुम लोग का कॉमन सेंस कितना डेवलप है, अपने आप बता रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग मालिक बन करके सोच रहे हो। पार्टनर्स जाए भाड़ में, बचेगा तो बांटेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं, बचेगा तो
नहीं बांटेंगे, सीधी सी बात है, कितना नॉर्मल सा सेंस है कि नहीं बचेगा तो नहीं बांटेंगे। पार्टनर्स तो होते ही रिस्क लेते ही हैं। प्रोप्राइटर भी बेचारा रिस्क लेता है, रात दिन एक नुकसान चला गया बिजनेस में तो ये तो बोलेगा हमको तनख्वाह दो, किसको बोलेगा बेचारा? नहीं समझे? वही चीज यहां पर भी, they are the owners. First, try to give all those amount which are needed to make the payment outsiders. इंटरनल जो हम पार्टनर्स हैं आपस में बांटते रहेंगे। इफ देयर वुड बी एनी रिमाइनिंग अमाउंट आफ्टर कंपनसेटिंग और आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, अगर इनकम में से सारे खर्चे घटाने के बाद हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचेगा तो आपस में बांटेंगे, नहीं तो। अब तो समझ में आई बात? यहां पर हम पहले अधिकार किसका है लेने का? एम्प्लॉइज का, आउटसाइडर्स का, पार्टनर्स का छोड़ करके। बचा 20,000 तो अब बांटो, नहीं बचा तो भले डीड में लिखा हो सैलरी मिलेगी, लेटेंगा। कहां से लोगे भाई? जब है ही नहीं तो कहां से लोगे? अब समझ में आई बात? अच्छा, इसीलिए इनको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? और इनको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि वो तो देना ही देना। चलो मेरे पास, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट है और सैलरी मुझे देनी है 1,20,000। तो सैलरी देंगे क्या? कितनी? कितनी? 1 लाख ही बचा है मेरे पास, तो कितना देंगे सैलरी? अगर ऐसे एम्प्लॉय मिल जाए तो हम गले लगा कर काम करवाएं भाई सबसे। तो भाई तुम लोग को क्या लेना देना? कल हम कहेंगे हमको 5 लाख का नुकसान हुआ, इतना घर बेच कर पैसा ले आओ, तुम ले आओगे? अरे तुम लोग को क्या लेना देना? एम्प्लॉइज को क्या लेना देना भाई? हम प्रॉफिट कमाए या नुकसान कमाए, हमको प्रॉफिट होता है तो क्या हम बांट देते हैं क्या उनमें? तो वो भी कहेगा है मालिक, प्रॉफिट होता है तो तू तो नहीं बांटता है कि नहीं? यही तो बोलेगा। तो लॉस हुआ है तो तू जान, तेरा काम जाने, हमको हमारी सैलरी, नहीं तो हम कल से, देखो कह रहा कल से हम नहीं आएंगे। तुम क्यों बोल रहे हो? इतना डूब गया है क्वेश्चन में, इसके दिमाग में वो इमेज भी बन रही है। घर जाकर भी लड़ाई करेगा, कल से हम नहीं चाहेंगे, मालिक ने कहा है हम नहीं देंगे पैसा। मम्मी कहेंगी बेटा तू पढ़ने गया था या नौकरी करने गया? तब इसका दिमाग हिलेगा, अच्छा अच्छा हम तो पढ़ने गए थे। दिमाग में से कड़बड़ कड़बड़ आवाज आएगी, तब सेट होगा सब अपनी जगह। चलो समझ में आई बात? इसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस इफ वी आर नीडेड टू फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन, वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एट एनी रेट, वेदर आवर नेट प्रॉफिट इज देयर और इट कन्वर्ट इनटू द लॉस। चाहे ये प्रॉफिट बचा रहे या लॉस में कन्वर्ट हो जाए, देना तो पड़ेगा। यानी 1,20,000 हमको देना पड़ेगा। अब हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट नहीं, उल्टा 20,000 का गेट लॉस, सॉरी नेट लॉस है। क्या है? ठीक है ना? अब समझ में आई बात? पार्टनर्स को तब बांटा जाएगा जब प्रॉफिट होगा, लेकिन बाकियों को, आउटसाइडर्स को तो बांटना ही बांटना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यानी हमें हमारा प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाए लॉस में, लेकिन हमको कहीं से भी उनको पैसा देना पड़ेगा। अब समझ में आई बात? क्लियर हुआ? इसीलिए इसको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है?
जो चीज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए डिडक्ट करनी ही करनी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बचा बांटने के बाद तो आपस में बांटेंगे, नहीं बचा तो ठेंगा, नहीं बांट। क्लियर हुआ? दोनों में फर्क समझ में आया? ये है जो पढ़े हो अभी पूरा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये अभी हमको बताना बाकी है। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो बाद में देखेंगे, हम पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। Charge against profit, it's an expenses hence deducted from revenue to determine the net profit or loss for the period। साल भर का प्रॉफिट और लॉस जानना है तो डिडक्शन जरूरी है, खर्चा है, माइनस होगा किसी भी तरह। Appropriation, net profit under different head as per the partnership deed, if there is any amount of profit after distribution then it will be distributed amongst the partners, otherwise not। That's it। दूसरा, इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, और ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में, वही सैलरी ऊपर पीएल में डेबिट हो रही थी, सैलरी नीचे में पीएल एप्रोप्रिएशन में आ रही थी। क्यों आ रही थी एप्रोप्रिएशन में? क्योंकि पार्टनर को थे। अब समझ में आई? इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन, इट इज एप्रोप्रिएटेड। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करने के बाद एप्रोप्रिएट करते हैं, हाँ या ना? और ये एप्रोप्रिएशन के पहले बांट देते हैं मजबूरी में। रेंट पेड टू पार्ट, अच्छा ये अभी मैंने नहीं बताया है, ये अभी छोड़ दो 2 मिनट, ठीक है ना। ये वही है, ये जो मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या हम बोलना चाह रहे थे। अब हम इसकी बात करते हैं। हमने ना 4 पार्टनर थे, कितने? ए, बी, सी, डी। अब हुआ क्या कि ये लोग काम करते थे, तो उसने जो सी था उसके घर को गोडाउन बना डाला, अपने अपने घरों को नहीं बनाया। सी का बेवकूफ नजर आया, उसके घर को क्या बना दिया? गोडाउन बना दिया। सी कहता है हमको किराया मिलेगा ना, तो सारे कहते हैं हाँ मिलेगा, 10,000 पर मंथ मिलेगा किराया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और डीड में लिख दिया गया। अगर डीड में नहीं लिखा होता, अब आते हैं आगे, अभी कुछ मत बोलो अभी इस चीज पर मत बोलना, 2 मिनट शांत होकर सुनो, गलत बोल दिए हो, आने दो। तो सी को बेवकूफ समझे सारे लोग, उन्होंने कहा तुम्हारा घर गोडाउन में यूज करे, उसने कहा हाँ 10,000 रुपए पर मंथ देना। तो ए बी सी डी 4 लोग उसके गोडाउन को यूज करने लगे। साल खत्म हुआ, नेट प्रॉफिट आया था सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद 60,000, चलो 70,000, कितना आया? अब बताओ रेंट देंगे कि नहीं? सी को देंगे, कितना? उसको साल भर का चाहिए था 21, प्रॉफिट कितना बचा है, कितना देंगे? हैं? 40 नहीं, अब हम बोले पूरा 21 जाएगा। ये यहाँ का हिस्सा नहीं बनेगा, ये पीएल अकाउंट का हिस्सा बनेगा, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं बनेगा। रेंट अगर हम किसी पार्टनर को दे रहे हैं, मान लो पार्टनर ना कर दिया होता, तो ये घर हम कहीं किसी और बाहरी आदमी का लेते, लेना पड़ता, उसको किराया देना पड़ता, और वो किराया किसका हिस्सा बनता? पीएल का। तो ये घर किराए पर दे रहा है, इसका मतलब बाहरी आदमी की हैसियत से काम कर रहा है। इसको पार्टनर की हैसियत से मत समझो। इस समय जब हम रेंट देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द अमाउंट ऑफ रेंट एज अ पार्टनर। बीइंग अ पार्टनर वी आर नॉट गिविंग हिम रेंट, ही इज जस्ट लाइक एन आउटसाइडर। जब हम उसको रेंट का पेमेंट करेंगे तो आउटसाइडर की तरह पेमेंट करेंगे। नहीं समझे? पार्टनरशिप से क्या लेना देना भाई इस घर का? सी कहेगा चलो निकालो यहाँ से सामान, ताला बंद कर देगा गोडाउन में,
क्या अगर किराया लाओ तब तो सामान निकालने देंगे, नहीं तो हम इसी सबको बेच करके अपना किराया निकालेंगे। अब बात समझे? तुम लोग ढेर शाणा बनते थे, हम तुमसे आगे निकले। तो रेंट किसका हिस्सा बनेगा? Even though we are just giving it to a partner, it won't be a part of the PL appropriation account. ये PL appropriation का हिस्सा नहीं है। अब समझ में आई? क्योंकि वो पार्टनर की हैसियत से सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मांग रहा, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मांग रहा, वो रेंट लैंडलॉर्ड की हैसियत से मांग रहा है। अब क्लियर हुआ? इसी तरह अगर कोई लोन देता है फर्म को, क्या देता है? देखो इधर, अगर हम रेंट देते हैं किसी पार्टनर को या लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं किसी पार्टनर को, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट इधर नहीं आएगा ना 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 ना, कहां जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू सी। अगर ये लोन हमने बैंक से लिया होता तो मना कर देते रेंट देने से। अगर ये लोन हमने किसी बाहरी आदमी से लिया होता तो क्या हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता इंटरेस्ट का? देना ही देना है। तो ये क्यों मान रहे? पार्टनर है तो घर की सहूलियत है, उसने कहा बाहर से क्यों ले रहे हो, हमारे पास है तो ले लो, क्यों टेंशन पाल रहे हो? उसने तो मदद की। अब उस मदद का ये सिला निकला कि उसको हम लोग इंटरेस्ट ही ना दें, गलत है ना? तो ये किसका हिस्सा बनेगा? पीएल का। अब मेरी बात समझना, यहां पर किताबों में फर्क है। अगर क्वेश्चन ने क्लियरली लिख दिया है कि ये पीएल का हिस्सा है तो हम तो मान ही रहे हैं पीएल का हिस्सा है। अगर किताबों ने लिख दिया है ये पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा बनेगा तो हम क्वेश्चन के बाहर नहीं जा सकते, तो हमें इन दोनों को पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा मानना पड़ेगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, लेकिन कुछ ना दिया हो तो यही करेंगे जो ऊपर किया। अब समझ में आई बात? पक्की बात है, क्योंकि टीचर का कोई भरोसा नहीं कि वो कहां से क्वेश्चन उठा कर दे और क्या सोच करके दे दे। तो तुम लोग को दोनों चीजें क्लियर रहनी चाहिए। बट हेयर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर ओन सिस्टम। जो भी मैंने यहाँ पर आपको इंटरप्रेट डिफाइन किया है उसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीसरा पॉइंट, पहला मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा मैंने बताया रेंट, तीसरा है मैनेजर्स कमीशन। तो अगर मैनेजर्स के कमीशन की हैसियत से उसको कोई कमीशन दिया जा रहा है, किसकी हैसियत से? मैनेजर की हैसियत से कोई, तो वो भी उसका पीएल का हिस्सा बनेगा। अच्छा छोड़ देते हैं, मान लेते हैं ए बी सी ये तीन पार्टनर हैं, डी मैनेजर है, तो सर बताने की क्या जरूरत है, उसको अगर कोई कमीशन देंगे वो तो पीएल का ही हिस्सा बनेगा। यहीं तक रोक दें। आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देना ही देना पड़ेगा। अब ये मतलब समझ में आया? अब ये लास्ट वाला एग्जांपल कर लोगे। देखो पीएल अकाउंट में बांटा गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है, रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, किसका हिस्सा माना गया है? पीएल का हिस्सा माना गया है। देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन इसके अलावा जो भी सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट पार्टनर को दे रहे हो वो सब पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा बनेगा। अब मेरे हिसाब से मैटर क्लियर है। आगे चले। बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं तुम लोग को, डेबिट क्रेडिट थोड़ा बहुत आता है? आता ही होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर ये मिस्टर ए पार्टनर है और ये फर्म है, फर्म का नाम है मेसर्स पीक्यूआर, इसमें ये पार्टनर है, इस पार्टनर ने इस फर्म को लोन दिया 1 लाख, इंटरेस्ट 12% चार्ज करेगा, क्या वो चार्ज कर सकता है? क्यों? डीड बोलती है 12%, तो हमको 12% देना पड़ेगा। अगर डीड नहीं होती तो 6% होता। अब बात समझ में आई? हाँ या ना? डीड है, 12% लिखा है डीड में, तो दो 12%। डीड में लिखा है 18%, डीड में कितना लिखा है? और हम उसको दे रहे हैं 12%, क्योंकि वो कहता है 12%, तो कितना अलाउ होगा? 12। जब खुद ही 12 मांग रहा है तो 18, किसके मत ही दिमाग पर पत्थर पड़ा हुआ है। चलो ठीक है,
हमने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, हम लोग बैंक से लोन लेंगे, 18% तक का हम लेंगे, और बैंक वाले ने हमको 12% पर लोन दे दिया, तो हम उसे ब्याज कितना देंगे? अब काहे दिमाग ठीक हो गया? यहाँ पर तो ठीक हो गया, इधर दिमाग हिल गया था। अब समझ में आई बात। जब वो खुद ही करे 12 दो, तो 12 ही देंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर एक पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपए का लोन दिया 12% के हिसाब से, और डीड एक्सेप्ट करती है इसको। क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। तो ठीक है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा और पीएल में लिखा जाएगा। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देना पड़ेगा। उल्टा भी तो हो सकता है, फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया और 12% पर एनम के हिसाब से दिया। चलो पहले इसकी बात खत्म कर दें, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना? ये समझ में आया? ये सब मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट बताना बाकी है, एंट्रीज क्या होंगी। तो इंटरेस्ट देना फर्म के लिए फायदा है या नुकसान? नुकसान। और नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट। जैसे टी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, उसी तरह इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? टू लोन बाय पार्टनर, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये मेरे लिए खर्चा है और मेरी जिम्मेदारी बन गई है। नहीं समझे? हमने बैंक लोन लिया, क्या लिया? एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 12% बैंक लोन। हाँ या ना? 1 लाख का लोन लिया, बाहरी आदमी है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट में लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 12,000। और जब लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। मान लो 40,000 का लोन मैंने पेमेंट कर दिया, उसमें इंटरेस्ट भी चला गया। बात कर, बोलो ना, हमारा लोन कितना था? 1 लाख। 1 लाख और 12,000 इंटरेस्ट जोड़ दो उसमें, अब लोन कितना हो गया? 1,12,000। पहले 1 लाख था, लोन बढ़ गया, लोन की वैल्यू बढ़ गई इंटरेस्ट से। 1 लाख का लोन था, उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया, 1,12,000 हो गया। तो अब तुम मुझे कितना पेमेंट करोगे? मतलब बैंक को 1,12,000, तुमने मुझे 40,000 पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? तो घट जाएगा ना, कितना देना पड़ेगा? 1,12,000 में से 40,000 गया तो 72,000 देना पड़ेगा। बस बात खत्म, सीधा सा हिसाब है, ये सिस्टम है। सेम यही चीज अगर मैं बैंक लोन की जगह पार्टनर वर्ड लिख दूं तो तुम लोग को कोई बीमारी आएगी क्या? नहीं ना। हमने इसकी जगह क्या लिखा? हमें पार्टनर ने लोन दिया, तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। बैंक लोन की जगह क्या लिखा? ये जल्दी समझ में आ जाता है, पता नहीं क्यों, ऐसे समझाओ तो समझ ही में नहीं आता। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दे पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट 12,000। सेम चल रहा है ना? और पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर पेमेंट करते हैं तो बोलो ना, सेम वही पार्टनर के साथ हाल है। तो अब मुझे इसमें नया क्या बताना था, बताओ? कर तो दिया तुम लोगों ने। साल के अंत में जैसे ये वाला इंटरेस्ट तुम लोग ट्रांसफर करते हो पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन करते हो ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ले जाते हो ना, पीएल में डेबिट करते हो ना, उसी तरह पार्टनर्स का लोन भी पीएल अकाउंट में ही जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई फर्क नहीं है, बाहरी लोगों से लोन लो या पार्टनर से लोन लो, कोई एंट्री में फर्क नहीं है। देखो इधर सामने
फालतू में ये नौटंकी फैलाया है, कहानी बताया है, काहे के लिए बताया, यही बता देते एग्जाम्पल, दोनों चीज क्लियर हो जाती। क्लियर है? पक्का ना? कई लोग क्या करते हैं, देखो जरा, पार्टनर लोन ना लिख करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, जो कि गलत। कहां ले जाना है इसको? लोन अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो हम वही करेंगे। लेकिन नहीं कहता है तो हम नॉर्मली यही करेंगे। चले आगे। ये हो गया सब, एंट्री बना लिए, इससे ज्यादा ही बना लिए, एक्स्ट्रा ही बना लिए, पूरा बना लिए, डिटेल में बना लिए। ये भी हम लोग कर चुके हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस बराबर बराबर। अमित एंड चमन gave loan to the firm on 1st अक्टूबर 1 लाख और 1,50,000। अमित, बिमल और चमन, इन लोगों ने लोन दिया है 1 लाख और 1 लाख। It is agreed that the interest 9% will be paid on loan। लोन क्या रेट पर लिया है? फर्म ने ले लिया पार्टनर से। कब लिया है? 1 अक्टूबर 19 को। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च। हमारा बुक्स कब क्लोज होगा? 31 मार्च 20 को, यानी अक्टूबर से कितना महीना हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। इंटरेस्ट अभी पेमेंट गया नहीं है, कैश नहीं गया, उनको मिला नहीं है, तो क्या एंट्री होगी जरा तुम लोग खुद बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% एज लोन। बोलो, टू 9%। यहां अमित और चमन लिखना तुम लोग, हम ए और सी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 लाख इसका लिख लेंगे और 1.5 लाख इसका। टोटल कितना आ गया? किस डेट में? 1 अक्टूबर 19 में। अब 31 दिस मार्च में एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू 9% एज लोन, एक अकाउंट में चला जाएगा लोन में, टू 9% फीस लोन। कितना कितना? 1 लाख का 9% के हिसाब से 6 मंथ का 4,500। 1.5 लाख का 9% के हिसाब से 6 मंथ का 135। 13,500 का आधा करो, 6,750। 11,250। साल के अंत में इस इंटरेस्ट ऑन लोन को कहां ट्रांसफर करते हैं? कितना? देखो ना, यही एंट्रीज किया है इसने भी। क्या दिक्कत है? अरे देखो ना सामने, हम ये सब नहीं बता रहे अभी, लोन अकाउंट कैसे बनता है वो सब बना लोगे, अभी हम वो बताना भी नहीं चाह रहे, हमारा पर्पस भी नहीं, अभी अकाउंट पर हम जा ही नहीं रहे। ठीक है ना? कहो तो बता दें, अदरवाइज छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, जब तक हम वहां तक पहुंचे अकाउंट्स वगैरह पर। समझ में आया ये? दैट्स इट। अब तुम लोग जवाब दोगे, गलत गलत कि सही सही? गलत, गलत जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम बता चुके हैं, तब भी गलत जवाब दोगे। देखें, अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का हिस्सा है इतना, विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। इसकी कैपिटल है 2 लाख और इसकी कैपिटल है 1 लाख। 1 अक्टूबर 19 को अखिल एंड भारत ने 4 लाख का लोन अखिल ने दिया और भारत ने 2 लाख का ये लोन दिया है, फर्म को दिया है। कोई एग्रीमेंट नहीं है,
तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट जा सकता है, मिलेगा इन लोग को? लिखा है डीड नहीं है तो 6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फर्म ने कमाया है, जानते हो कितना? 25,000 रुपए कमाया। फर्म ने कितना कमाया है? ये इंटरेस्ट देने से पहले फर्म ने 25,000 कमाया है, तो इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन ए का इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ? 6 महीने का, 6 चौक 24, 12,000 आ जाएगा 6 महीने का। 12,000 का आधा 6,000, 6 महीने का ये आ जाएगा ना? कैलकुलेट कर लोगे नहीं कर लोगे? कैसे? 4 लाख का लोन है, 6% के हिसाब से 6 महीने का ही, क्योंकि बीच में लिया है लोन अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक बनाना है। आ जाएगा ये 12,000। दूसरा है 2 लाख का लोन है, 6% के हिसाब से 6 महीने का निकाल लो, तो ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा, तो बताओ 25,000 में से 18,000 बढ़ गया। पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 7,000 बढ़ जाएगा फिर पार्टनर को आपस में। लेकिन अगर फर्म को प्रॉफिट केवल 15,000 हुआ हो, 25,000 ना हुआ हो, कितना हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 18,000। कितना है दिख रहा है ना? तो बताओ कितना बांटेंगे दोनों में? इंटरेस्ट 18,000 दे देंगे। हाँ बताए तो बैंक होता तो मना थोड़ी कर देते। वही चीज है, क्या दिक्कत है भाई? लॉस आने दो ना 3,000 का। कोई दिक्कत है? हो गया। लास्ट कह रहा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, हमारे पास पहले से ही लॉस है, हम दांत दिखा रहे पार्टनर को और वो करें हमें हमारा इंटरेस्ट दो, तो दे दोगे इंटरेस्ट? हाँ, अब लॉस हमारा बढ़ करके हो जाएगा 43,000। 25,000 लॉस नहीं बोल सकते, अब लॉस कितना बोलोगे? क्योंकि 18,000 तो देना ही देना है आप। नाउ यू विल से दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 43,000। अब समझ में आई बात? दिस इज योर आंसर। पहले केस में पूरा 18 दे दो, 7,000 बच गया, 7,000 बच गया। दूसरे केस में 3,000 का लॉस आया, देखो 3,000 का लॉस आया। तीसरे केस में 43,000 का लॉस हो गया, दैट्स इट। ये है तुम लोग का बेस। हड़बड़ी नहीं ना है तुम लोग को? भागने की दिक्कत नहीं ना है? इत्मीनान से चल रहा है, ठीक है ना? इतना करके आओ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ध्यान देना, और जितना ज्यादा अच्छी तरह से ये बेस करोगे उतने ज्यादा अच्छी तरीके से तुम लोग के सॉल्यूशंस भी होंगे बड़ी तेजी से। थैंक यू बच्चों।